नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो जय घोष 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विमर्श की जिसमें आप शामिल तो हो गए हैं, आपको पता नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किस दशा को प्राप्त होंगे और आप क्या कुछ छोड़ते जा रहे हैं। और वो है मीडिया का विमर्श, यानी जिन माध्यमों से, जितने भी माध्यमों से आप जुड़े हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े हों, चाहे आप समाचार के लिए जुड़े हों या आप किसी नॉलेज के कंटेंट को देख रहे हों, लेकिन वो माध्यम आपको आपकी नैसर्गिक प्रतिभा से कैसे दूर ले जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। और इस चिंतन को करने वाले जो महानुभाव हैं वो हमारे बीच में हैं अतुल जी, अतुल सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। और आप इसलिए इस पर दखल रखते हैं क्योंकि ये न केवल ह्यूमन साइकोलॉजी पर अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले इन्होंने जिसमें पीएचडी की है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जितने विभिन्न माध्यम हैं उस पर आने वाले शोज़ वो कैसे मास हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं, उनका क्या रोल है उसमें। और दूसरा आपने थियोफोबिया बताया, और जो मास हिस्टीरिया, ये सुनने में बड़ा क्लासिकल लग रहा है, लेकिन जिसका अगर हिंदी शब्द सुनेंगे तो आपको थोड़ा चिंतन होगा, ये है सामूहिक सनक। और कहीं हम उसके शिकार तो नहीं हैं, और हैं तो कैसे, और इससे समाधान के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें समझने की बात है। तो अतुल जी, ये बहुत गंभीर बात आपके दिमाग में आई है और उसका आप अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्ययन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जिस तरीके का हमारा मीडिया एक्सपोजर रहा है, हम न्यूज़ कंटेंट को कंज्यूम करते हैं मीडिया स्टूडेंट के तौर पे भी, और ना भी माने अगर मैं मीडिया स्टूडेंट ना भी हूँ, पर मेरी फैमिली में अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, वो भी न्यूज़ देखते हैं। तो जब उन्होंने कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किया, एस्ट्रोलॉजी से बेस्ड कोई कंटेंट था या भगवान के लिए अगर कोई शो न्यूज़ चैनल्स पे बनाया गया, तो जब वो देखते थे तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने उनके बिहेवियर में नोटिस करनी शुरू करी कि अगर किसी शो में बताया गया है कि आपको इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या ये खाने की ज़रूरत है, या इस तरीके के कपड़े पहनने की ज़रूरत है, तब ये चीज़ समझ में आई कि जो मीडिया का कंटेंट है जो न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है, वो धीरे धीरे किस तरीके से आपके अटेंशन को ले रहा है। अटेंशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जा रही है, प्लांट हो रही है, एंड उसका जो रिफ्लेक्शन है आपके बिहेवियर में, आपके डेली वर्किंग स्टाइल में, वो कैसे बाहर दिख रहा है। क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पिता जो हैं वो धार्मिक हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, बट वो इस स्तर तक नहीं विश्वास रखते कि अगर कोई उन्हें ये कहे आके कि आप इस रंग का कपड़ा पहन कर जाइए तो आपका कार्य सिद्ध होगा, या आज ये स्पेशल खाइए, ये अन्न स्पेशल खाइए तो आपका दिन शुभ होगा, इस तरीके का व्यवहार मैंने आज तक उनके अंदर नहीं देखा था। पर न्यूज़ चैनल्स को जब हम साथ में थे, फिर देखा कि हाँ उनका कंजम्पशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एक दिन में हर दिन कैसा जा रहा है, तब ये चीज़ समझ में आई कि ये सिर्फ एक ही बानगी नहीं है, ये मेरा एक लौता परिवार नहीं होगा, या एक लौता मेरा सदस्य घर का नहीं होगा, बाकी समाज में भी तो लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पर क्या दिख रहा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जिस दिशा में हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अतुल जी, वो बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ज़रूर हम बताना चाहते हैं, रखना चाहते हैं कि हमारा किसी से बैर नहीं है, और हमारी कोशिश है कि सबके जो कोशिशें हैं वो जनहित में, देश हित में, समाज हित में होनी चाहिए, और कम से कम मानव हित में तो ज़रूर होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो ये उसके लिए भी चिंतन की विषय सामग्री है, और ये हमारे लिए तो है ही। इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और हम अगर गलती से भी यहाँ किसी का नाम आता है तो हमारा उद्देश्य किसी को अहित करना नहीं है, बल्कि सबके हित की चिंता है। तो अतुल जी, जब हम ऐसा अध्ययन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो कितने तरह के आयाम उसके होंगे, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ता होगा? इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट को तो दो तरीके से समझना पड़ेगा कि एक शॉर्टर इम्पैक्ट होगा और एक लार्ज टर्म इम्पैक्ट होगा। शॉर्टर इम्पैक्ट में कुछ चीज़ें, जैसे आप अवेलेबिलिटीज़ हैं किसी, जैसे अगर आपसे ये कहा गया कि अगर आप ये इस तरीके का अन्न खाइए या ये व्यंजन बना लीजिए, तो ये छोटी चीज़ें हैं, ये एक्सेसिबल हैं हमारे एक टाइम फ्रेम में, गिवन टाइम फ्रेम में आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब ये छोटे टर्म्स के इम्पैक्ट्स दिखेंगे जहाँ पर आपको ये लगेगा कि ठीक है, एक बार करके देखने में क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, हमारी जाएगा। स्वाभाविक अवधारणा भी ऐसी ही होती है। ठीक है, आज मैं ये खा सकता था, तो चलिए ठीक है, किसी ने सजेस्ट किया है तो मैं ये चीज़ बना के खा के देख लेता हूँ, या किसी और को खिलाने के लिए बात कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें छोटे इम्पैक्ट में आती हैं। लार्जर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अब आपकी एक विचारधारा या आपकी एक कार्यशैली है, उस कार्यशैली से आप बिल्कुल ही उलट चले जाते हैं, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी अपनी एक सोच है,
वहाँ पर आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब हर दिन आपको कोई बताएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करनी है या किस दिशा में ट्रैवल करना है, एक लार्जर इम्पैक्ट में बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। मेरा एक यूजुअल डेली का काम भी अगर मैं किसी एडवाइस से लेकर शुरू करूं, तब वहाँ पर चीज़ें अखरती हैं। ठीक है, आपके बहुत बड़े मुद्दे हो सकते हैं जहाँ पर आपको एडवाइस लेना समझ में आता है, पर आपको कोई ये बताए कि आज इस दिशा में ट्रैवल करिए और आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तब ये लगता है कि हाँ, हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उससे कहीं बाहर ही निकल चुके हैं। अतुल जी ये कहना चाह रहे हैं कि अतार्किक आपका जीवन अगर हो जाए, अतार्किक अगर आपके निर्णय होने लगें, अगर तर्कहीन आपके प्रयास दिखने लग जाएं, तो ये चिंतन की बात है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों आया है। और अगर उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे विज्ञान है, तो वहाँ तक वो मामला ठीक है। जैसे रंगों का चयन अगर आप इस आधार पर करते हैं कि रंग चिकित्सा में उन रंगों का आपके मानस पर, आपके देखने की ऊपर और आपका उसके पूरे जीवन पर असर पड़ रहा है, वहाँ तक तो ठीक है। आप वनस्पतियों के बीच में, हरे रंग के बीच में रहते हैं, उसका आपके ऊपर एक अच्छा प्रभाव है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सिर्फ कि आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और ये रंग का कपड़ा पहनेंगे इंटरव्यू सिद्ध हो जाएगा, इसके पीछे ठोस तर्क अभी तक तो नहीं मिला है। इसलिए इस तरह के दिशा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल जी, जब हम ये बात करते हैं तो अभी जैसे अमूमन एक समाज में हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है जी। लेकिन इस तरह के जो अवधारणाओं के माध्यम से लोगों को मोल्ड किया जाता है अपने किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट को साधने के लिए, तो ये कितना बड़े पैमाने पे हो रहा है और इसमें जो मूल प्रवृत्ति है मनुष्य की, जो व्यक्ति की उसकी प्रतिभा है, वो कितनी प्रभावित होती दिखती है? देखिए, जो हम एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। हम कुछ भी कर रहे होते हैं उससे पहले हम ये इवैल्यूएट ज़रूर करते हैं कि उसमें मेरा इंटरेस्ट या मेरे परिवार का इंटरेस्ट उसमें से कितना सिक्योर है। तो ये एक बेसिक हम मान सकते हैं इंस्टिंक्ट है हमारा सिक्योरिटी का। तो मैं कुछ भी कर रहा हूँगा तो उससे पहले मैं ये चीज़ इवैल्यूएट करूँगा। जब आप कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल शोज देखते हैं या भगवान से रिलेटेड शोज देखते हैं तो वहाँ बिक क्या रहा है, हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि न्यूज़ एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट कैटेगरी जब आती है तो उसे बेचा ही जाता है। ठीक है, जब बेच रहे हैं तो अब वहाँ बिक क्या रहा है। अगर एक प्रोग्राम की हेडलाइन ये आती है कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, तो शत्रु क्या है? शत्रु के साथ एसोसिएटेड इमोशन क्या आता है? डर ही आता है, इनसिक्योरिटी ही आती है। और जब उसके साथ एसोसिएटेड ग्राफिक्स होंगे, म्यूजिक बैकग्राउंड का स्कोर उस हिसाब का होगा, तो आपके सबकॉन्शियस क्या रजिस्टर कर रहा है? सबकॉन्शियस शब्द तो देख ही रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड इमेजरी देख रहा है, और जो ऑडियो आपको लगता है कि शायद आप रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस रजिस्टर कर रहा है। तो वो एक अवधारणा बना रहा है कि ये पूरी की पूरी जो पूरा शो है वो एक डर आधारित है कि ये मैं डर को सामने लेकर आऊँगा, तो जब आप डरे हैं तब आप उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगे। अभी मैं ये मान सकता हूँ कि आप उस डर से भले ना गुजर रहे हों, पर ये जो हमारी एंटिसिपेट करने की पावर होती है कि हम आगे सोचे कि शायद अच्छा आज नहीं 10 दिन बाद या 1 साल बाद मैं प्रॉबेबली शायद ऐसी ही एक सिमिलर सिचुएशन में आ जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले से ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली मोड में आ जाऊंगा कि अभी है नहीं ऐसा कुछ, पर क्या पता ऐसा हुआ तो मैं पहले से ही वो तैयारी कर रहा हूँ। तो अब तैयारी का बेसिस क्या है? हर दिन आप तैयारी करते हैं, सुबह उठते हैं या दिन के किसी भी टाइम पीरियड में अगर आप न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको वैसा कुछ कंटेंट मिल रहा है तो आपने ठीक है उसको देखा, पहले शौकिया तौर पर देखा। शौकिया तौर पर जब आपने देखना शुरू किया तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि एक कॉन्सेप्ट है कोल्ड रीडिंग का। जब हम अखबारों में अपना राशिफल पढ़ते हैं तो अब राशिफल को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। 130 करोड़ से ज़्यादा की जनता हमारे पास, हम उनको 12 राशियों में बांटे हैं, और अब आप ये सोचिए कि जो उसमें लिखा है प्रेडिक्शन वो एग्जैक्टली हर इंसान के लिए वैसा ही बैठेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट कोल्ड रीडिंग में ये होता है कि हम जेनेरिक जो फैक्ट्स होते हैं किसी एक पर्सनालिटी के बारे में जाके, कि मैं आपसे मिला, मैं आपसे कहूँ कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं पर शायद आपके जो वर्क स्पेस में है उसमें आपको लोग उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, और लगभग ये सबके साथ सत्य ये लगभग, तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, कोल्ड रीडिंग है, जो 100 इंस्टेंसेस में 80 लोगों पर तो फिट बैठेगा ही बैठेगा कि लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लोग आपको बैक स्टैब कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं। ये एक जेनरिक सी चीज है, ये आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके बॉस के साथ नहीं बैठ रहे, आप कोशिश बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो ये हर कोई रिलेट करेगा और ये ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज तो मेरे लिए ही है। तब आप एसोसिएट करना चलते कि अच्छा ठीक है, लग तो ऐसा ही रहा है,
फिर धीरे धीरे अवधारणा वैसी होती चली जाती है कि जब आप डीपर जाना शुरू करते हैं, आपने पहले 10 मिनट का कंटेंट देखा, अच्छा ठीक है, फिर बढ़ना शुरू हुआ कि अच्छा नहीं, अब आप रिलेटेबल लिमिट में आ रहे हैं, फिर आपने कंज्यूम करना शुरू किया कि अच्छा आज ये खाऊंगा, आज ये पहनूंगा, आज ऐसे बात करूंगा। आप अपने लक का परसेंटेज देख रहे हैं कि आज मेरा लक कितने फेवर में है। एंड वर्स्ट ऑफ इट कि जब वहां पर आपका लव परसेंटेज कैलकुलेटर आता है तब आपको समझ में आता है कि अब आपकी रिलेशनशिप्स भी इन एडवाइसेस पर बेस्ड होंगी कि आपको आज अपने पति पत्नी या आपके प्रेमी प्रेमिका से कितना प्यार मिल सकता है, उसकी उम्मीद में भी आप उस परसेंटेज को देखेंगे तो अजीब लगता है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग कहाँ गई है। बिल्कुल, और आपके मानवीय चिंतन कहाँ गया है, आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई है, आपका जो ज्ञान है, जो आपका अध्ययन है, वो कहाँ चला गया है। बहुत से प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानना ज़रूरी है और इस पर चिंतन करना भी ज़रूरी है। और ये चिंतन ही मानव को मानव बनाए रखता है, क्योंकि उसको विवेक प्राप्त है, उसको बुद्धि प्राप्त है, उसको ज्ञान प्राप्त है और वही पूरी सृष्टि के लिए एक दिशा दे पाने में पूर्णतया सक्षम है। वरना सब अपना काम तो कर ही रहे हैं, अपना काम जिसने छोड़ा है वो मानव है। तो चिंतन की दिशा में और आगे लेकर जाएंगे, चर्चा भी करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर स्वागत है, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज हम चिंतन कर रहे हैं मीडिया विमर्श की कि उसने कितनी दिशा दिखाई है, कितना दिग्भ्रमित किया है, कैसा हमारे मानस पर प्रभाव डाला है, कैसा दुष्प्रभाव या कैसा अच्छा प्रभाव हमारे समाज पर उसका पड़ रहा है। इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके विश्लेषण पर के विभिन्न पक्षों पर अध्ययन करने वाले अतुल प्रताप जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने इस पर शोध किया है और बहुत से ऐसे शोध की टीम है, उसमें अलग अलग शोधों के कार्यों में आप सम्मिलित रहे हैं। इन सब के और गहरे अध्ययन को करने के लिए अब आप अलग से मास्टर्स इन साइकोलॉजी भी कर रहे हैं, ताकि मानव के मनोविज्ञान को जानते हुए ये समाज के बहुत से आयामों को ठीक से अध्ययन कर सकें और संभवतः उस सबके समाधान की तलाश भी कर सकें। अतुल जी, ये तो हुआ कि एक मोटा मोटा कि हमारे मीडिया के जो संस्थान हैं उनके जो मुख्य दायित्व थे उसके इतर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाए, कुछ पैकेजेस बनाए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। संभवतः ये चर्चा उनके लिए भी चिंता का आधार बनेगी, चिंतन का आधार बनेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि हमारा कहते हैं कि हमारा युवा आज सबसे बड़ी तादाद में है, वो देश की सबसे बड़ी आबादी है और साथ में पीछे जो बच्चे आ रहे हैं वो उससे भी बड़ी आबादी के रूप में हमारे साथ आ रहे हैं। बच्चों के मनोविज्ञान पर, उनके मानस पर कितना असर डालते हैं विज्ञापन हो या ऐसे शोज़ हैं या इवन उनके कार्टून के जो चैनल्स हैं उनमें भी जो उनके विज्ञापन या कंटेंट परोसे जाते हैं या उनके अंदर जो शोज़ बनाए जा रहे हैं वो बच्चों की मानसिकता को अलग तरह से बढ़ाने की ओर जा रहे हैं। आपका उनके बारे में आपका क्या चिंतन है? देखिए, थ्योरीज जो मास कम्युनिकेशन में कुछ थ्योरीज हमेशा रखी गई हैं। शुरुआत करते हैं हम कि बुलेट थ्योरी या हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी जिसमें ये कहा जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि एक कंटेंट या कोई भी मैसेज आपकी तरफ प्रेषित किया गया, आपको भेजा गया, एंड वो ये मान लिया जाता है कि वो अगर आप तक पहुंचा है तो उसका एक जो इंटेंडेड इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर होगा, वो पड़ेगा ही। ये एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और इस थ्योरी को काम करने के जब नाजीज काम करते थे तो प्रॉब्ली लगभग इसी लाइन पर वो काम कर रहे थे। अब आता है कि जैसे कहा जाता है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला एक फॉर्मूला कि एक कंटेंट आपने बना दिया है, वो सबको केटर करेगा, जिसको जितना लेना है उसमें से वो ले लेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे अभी आपने बच्चों के कार्टून के शोज़ के बारे में बात करी, कार्टून के शोज़ सिर्फ बच्चे ही देखते हैं, नहीं, परिवार देखता है। अगर बच्चा टीवी के सामने बैठा हुआ है तो वो परिवार भी उसके साथ वो टीवी शो देख रहा है, कार्टून एक कोई भी हो। मैं ये सिर्फ कार्टून तक ही नहीं कहता हूँ, बाकी जो आपके चैनल्स हैं उनमें भी किड्स शोज़ आते हैं, तो पूरा परिवार देख रहा है। तो जिसको जितना लेना है वो लेना है, पूरी की पूरी। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जब कभी भी कोई परचेज डिसीजन घर में लेना होता है, आप एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, कभी आप एडवर्टाइजमेंट्स में एक टाइम होता था उनमें बच्चों की जो पार्टिसिपेशन होती थी ऑन स्क्रीन उस एड में बहुत कम होती थी, क्योंकि तब डिसीजन किसी प्रोडक्ट के परचेज के लिए या किसी सर्विस की परचेज के लिए पेरेंट्स ले रहे होते या घर के बड़े ले रहे होते थे। एक टाइम ये आया कि जब बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट उस परचेज डिसीजन में लेना शुरू हो गया, तब लोगों ने ये समझा कि नहीं, अब एक कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें बच्चे का एक जो पार्ट है से होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अब डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, वो अपने फेवर में लेके आ रहे हैं कि अगर एक टूथपेस्ट से लेकर कौन सी कार आएगी, ये सोचिए स्पेक्ट्रम कितना वाइड है। टूथपेस्ट एक दैनिक ज़रूरत से लेकर एक कार
जो कि अलग अलग सेगमेंट कैटेगरीज की हो सकती हैं। तो अब आप ये सोचिए कि उस बच्चे की इम्पोर्टेंस एक परचेज डिसीजन में कितनी है। बहुत बढ़िया। तो कंटेंट जो भी आ रहा है उसका इम्पैक्ट है। आज मुझे ये पेंसिल चाहिए, मुझे ये बैग चाहिए से लेकर मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये गेम खेलना है, हर चीज़ है। तो हम जो भी कंटेंट कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन जो होती है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 2 लेवल्स पर हो रही है। कॉन्शियसली जहाँ मुझे खुद पता है कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, सबकॉन्शियस में कि आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पुश कर रही हैं उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज चाहते हैं जैसे फ़ोन की लत, हम एडिक्शन की बात करते हैं, टिकटॉक हो गया या आज हम रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, क्यों? क्योंकि जो हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है। जब हम कभी कोई काम करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। तो डोपामिन रिवॉर्डिंग केमिकल है, रिवॉर्ड करने के लिए आपको काम करना है। जब आपको ये पता है कि आपके पास एक चीट शीट है या चीट कोड है कि मुझे पता है कि मुझे क्यों एक फिजिकल काम करने की ज़रूरत है, मुझे डोपामिन मिलने के लिए, मैंने स्क्रॉल कर लिया। ये एक एक्टिविटी है जिसको मैंने पूरा कर लिया, एक फिंगर से मैंने स्क्रॉल किया, ये एक एक्टिविटी है। तो ये मैंने अचीव कर लिया, तो मेरे माइंड को ये लगा कि एक टास्क कंप्लीट हुआ, अब उसे डोपामिन रिलीज करना है, तो वो रिलीज हो गया, मिल गया। तो अब मैं क्यों जाकर एक फिजिकल लेबर करूंगा या कुछ भी एक्सटेंसिव ऐसा काम करूंगा? मुझे पता है कि मैं उंगलियां कर करके मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ। तो ये होम्योस्टैसिस जो हमने बनाई है अपने लिए, ये हर लेवल पर है। आज बच्चा ही, आज हम कहते हैं कि ठीक है बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, वो उसमें इनग्रॉस रहते हैं, पर क्या फिगर जो है, जो पिक्चर है, वो अडल्ट्स में या लेटर एज में ओल्ड एज लोगों के साथ ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और अमूमन जो पेरेंट्स अपने बच्चों से शिकायत कर रहे होते हैं उस समय उनके हाथ में इस तरह से एक मोबाइल होता है और वो ये कहते हैं कि आजकल बच्चे इसके एडिक्ट हो गए हैं। बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं, बात करते हैं, और ये बहुत बहुत गंभीर बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस समय वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि वो खुद उसके एडिक्ट हैं। इसीलिए जो साइकोएनालिसिस के एक्सपर्ट्स हैं आजकल वो सजेशन देने लगे हैं कि बच्चों को रोकने से पहले आपको अपनी आदत बदलनी होगी। ये हमेशा कहा जाता है ना कि बच्चे सीखते किससे, अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है। हम कुछ टाइम बाद ये देखेंगे कि ये भी एक प्रोडक्ट और सर्विस आ जाएगी। अभी तक जो डिजिटल डिटॉक्स के लिए आपको कंटेंट मिलेगा, आपकी जितनी वेलनेस वेबसाइट्स हैं उन पे आपको मिलेगा कि किस तरीके से डिजिटल डिटॉक्स करें। तब वहाँ पर वो एक वॉलंटरी एफर्ट है। कुछ टाइम बाद जब आप बिल्कुल नाक तक यहाँ आ जाएंगे कि अच्छा पानी नाक के ऊपर जा रहा है, तब आपको ये सर्विसेज भी आपको मिलेंगी जहाँ आप पैसे देकर अपने आप को इस एडिक्शन से बाहर ला रहे होंगे। बिल्कुल। तो स्थिति यहाँ तक भयावह हो सकती है, और अभी होने लगी है, क्योंकि अब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और बाकायदा इसके लिए मानक बनाए हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनका एक मानक सेट किया गया और उससे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस बच्चे को नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। क्योंकि ये सरकार के पास जो डेटा आया उससे इनको समझ में आया कि इसके जितने फ़ायदे होंगे उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं। और साथ में अब ये भी देखने में आ रहा है कि जो आँखों की बीमारियां हैं, आँखों में लेंस लगने का मामला है, दृष्टि की समस्याएं हैं, या बॉडी की समस्या है, या स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, ये बढ़ रही है क्योंकि एक पॉस्चर में लगातार घंटों लोग बने रहते हैं और उससे काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो अतुल जी, और किस तरह की चुनौतियां हैं, कितने और डायमेंशन हैं इसके, और पूरा बाजार इसकी पूरी स्टडी करके इसके अपने हक में क्या कुछ मोल्ड करने के लिए तैयार है और इसका मानव जाति पर कितना कुप्रभाव पड़ेगा, ये सब हम आपसे बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर रेडियो जय घोष और हमारा चैनल जय घोष, जहां पर आपको इस तरह की बहुत सी सामग्री हम प्रस्तुत करते हैं और उसके साथ चिंतन का एक बड़ा अवसर आपको उपलब्ध कराते हैं, ताकि जब ये काम आपको कोई और न करा पाए तो जय घोष आपके जीवन के घोष के लिए, उद्घोष के लिए, नवाचार के लिए, नए चिंतन के लिए प्रेरित करे, पोषित करे। अतुल जी, हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि इन सब के चिंतन के साथ आपको क्या उम्मीद है और क्या होना चाहिए कंटेंट को प्रेजेंट करते समय, खास करके प्रेजेंटर्स की ओर से या बच्चों या अलग अलग जो एज ग्रुप है उनको कंटेंट बनाने के चिंतन के समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब तो चलता है बाजार से चलता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। टीआरपीज हर चीज़ को टेलीविजन में ड्राइव करती हैं। नंबर्स हैं, व्यूअर्स कितने हैं, बिजनेस आएगा उसी हिसाब से, ठीक है, वो एक इकोनॉमी का अपना एक सब्जेक्ट है। पर गाइडलाइंस हमने बनाई गई हैं। केबल टीवी एक्ट है, किस तरीके से आप कंटेंट रेगुलेट करेंगे, न्यूज़ चैनल्स पर हो गया, टेलीविजन चैनल्स पर हो गया, किड्स के चैनल पे, इंफोटेनमेंट के चैनल्स पे किया जाएगा। हमारी खुद की एक जब हम सेंसरशिप की बात करते हैं या
कंटेंट को मॉडरेट करने की बात करते हैं, सेल्फ को हम कभी क्यों नहीं लेकर आते हैं? एक वो कंटेंट एज ए प्रोड्यूसर जिसको मैं अपने आप को बचाकर रखूंगा या अपने परिवार को बचाकर रखूंगा, वो मैं क्यों जानते हुए कि उसका एक लार्जर इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव होगा, सामने लोगों को दे देता हूँ कि ठीक है आप इसे कंज्यूम करिए, बिकॉज मुझे ये पता है, मैं अवेयर हूँ, मैं अपने परिवार को या अपने पीयर्स को बचा ले जाऊंगा। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की जाती है या नहीं जाती है? बिल्कुल। अब ये किंवदंती मान लेते हैं, या मैं इसकी ट्रूथफुलनेस मैं अश्योर नहीं कर सकता हूँ, पर ये कहा फेसबुक के जो फाउंडर हैं जुकरबर्ग, उन्हें ये इंश्योर करके रखा है कि उनके घर में फेसबुक का इस्तेमाल ना हो, या उनके किड्स, उनके जो बच्चे हैं, वो उस इम्पैक्ट में ना आए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि एडिट करेगा कि ये आगे चलकर किस तरीके का एक इम्पैक्ट लाएगा लर्निंग में, बिहेवियर में, सोशली। क्योंकि अगर आप एक आभासी दुनिया में फंसे रहेंगे तो जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है वहां पर आपका इंटरेक्शन क्या हो रहा है? एक बहुत अच्छा सा मीम है कि जिसमें ये कहा जाता है कि दो लोग हैं जो ऑनलाइन बात कर रहे हैं, फिर वहाँ पर एक दिन ये प्रश्न उठता है कि आइए चलिए मिलते हैं, रियल वर्ल्ड में मिलते हैं। तो वहाँ से ये फॉरवर्ड आता है कि लुक, आई एम अ टेक्स्ट पर्सन, मैं एक ऑनलाइन पर्सनैलिटी हूँ, आई डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल। हमारा डर कितना ज़्यादा, या हम अपने वाइसेस या अपने बाइसेस में कितने ज़्यादा दब चुके हैं कि अब हम सिर्फ ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, सामने जाकर मैं शायद ब्लैंक हो जाऊं। नहीं। और ये एक और बड़ी चिंता है कि अभी बच्चों के ऑनलाइन गेम्स ऐसे हैं जिसमें उनके रियल नेम्स भी नहीं आते, और उनका कुछ हाइपोथेटिकल नेम है, और उस नेम से पूरी दुनिया को पहचान रहे हैं। उनके दोस्तों के भी हाइपोथेटिकल नाम हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी उनके सामने नहीं है। इवन ऐसे गेम्स आ गए हैं जिसमें पर्सनैलिटीज हाइपोथेटिकल हैं, या एक इमेजिनरी एक कार्टून का कैरेक्टर, या कहें कि एक आभासी कैरेक्टर तैयार है, लेकिन वो रियलिस्टिक लाइफ जी रहा है और आप उससे गवर्न हो रहे हैं, और उसके सारे एक्शन को देख करके आप एक्शन मैन बनना चाहते हैं, एक्शन वुमन बनना चाहते हैं, और ये आपके जीवन को खतरे की तरफ झोंक देगा। तो क्या एहतियात बताना चाहेंगे, क्योंकि आप अध्येता हैं, आपने इस पर अध्ययन किया है, तो मुझे लगता है कि जो चिंतन है वो दूसरों को मिल सकता है। तो आप ज़रूर बताएं हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर गाइडलाइंस उस हिसाब से हर जो फैक्शन है सोसाइटी का, गवर्नमेंट अपनी तरफ से गवर्न करे, उसे स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा कि जो गाइडलाइंस कभी बनाई गई थी उनको टाइम टू टाइम अपडेट करें, क्योंकि कंटेंट अपडेट होता जा रहा है। आज 1980s का कंटेंट नहीं चलता है, आज 2008 का कंटेंट नहीं चलता है, ना ही 2018 का कंटेंट चल रहा है, क्योंकि जब वो अपडेट हो रहा है तो गाइडलाइंस भी अपडेट होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी एक्चुअली लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने एक बार कहा और उन्होंने नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। यू कांट गिव अप। एज अ पेरेंट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा कि आपको जो आप अपने बच्चे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको आप खुद भी ऑनर करें, क्योंकि आपसे वो भी पूछ सकता है, अच्छा ठीक है आपने पापा या मम्मा आपने मुझे तो बोला कि आप ये काम मत करिए, पर आप भी उसमें ही इन्वॉल्व हैं, तब वहाँ पर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। तब आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ और तुम छोटे हो इस उम्र के नहीं इसलिए नहीं। अब ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो आपके एक्शंस या जो आपके वर्ड्स हैं उनको इनकॉन्ग्रुएंस आना पड़ेगा, तब वो आपको देखकर समझेंगे कि अच्छा ठीक है। और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए, आप अपने आप स्ट्रिक्ट बनिए कि आप कितने टाइम तक किसी चीज़ के लिए कितना टाइम देंगे, अलाउ करेंगे। अगर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है मान लेता हूँ बहुत ज़्यादा नैग कर रहा है, अगर आपको देना है फ़ोन दीजिए, बट मेक श्योर दैट यू हैव स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस कि 10 मिनट का मतलब 10 मिनट, 10 से ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से आप फॉलो करिए। आप उन्हें अवेयर करिए कि सिर्फ और सिर्फ आंखें ख़राब हो जाना एक रीज़न नहीं है। डेवलपमेंट में कितना हिंडर वो करेगा कि जब आप कहीं बाहर खेलने ही नहीं जाएंगे, सारा कुछ आप क्रिकेट खेलना है फ़ोन में ही हो रहा है, बाहर पार्क बना है, आपकी सोशल स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप होंगी? अब आप बोलते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, वो कैसे होगा? या आपको स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है तो उसकी फाउंडेशन तो कहीं ना कहीं से लगेगी, वो बचपन से आएगी। फ़ोन सब कुछ नहीं करके देगा, आप खुद भी इन्वॉल्व होइए उसके अंदर, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए, छोटी एक्टिविटीज़ करिए लेकिन करिए, प्रमोट करिए, फिर वो बाहर जाके खेलेगा। जब वो एनवायरनमेंट हम खुद देना शुरू करेंगे तब वहाँ से चेंजेस आने शुरू होंगे। बिल्कुल है, कंटेंट बड़ों के लिए रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब कंटेंट पर किसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा है, वो फ्री हैंड है, सब एवरीबडी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। तो जब आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपकी सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशंस पर भी
स्ट्रिक्टली बात होनी चाहिए। वो होनी भी चाहिए, और चूंकि आप उस देश के किसी भी एक देश के नागरिक हैं, तो देश के नागरिक होने के नाते आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के डायमेंशन में बंधे हुए हैं। आपकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, नेशनल लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप एक सभ्य समाज के सिटीजन हैं, तो उसकी भी एक आपकी कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, और कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आप उस समाज से बहुत कुछ पाया है आपने, तो आप इन रिटर्न अगर अच्छी चीज़ नहीं भी दे पा रहे हैं तो कम से कम पूरी चीज़ें बिल्कुल न परोसें, और ऐसा कुछ न परोसें कि जो उस समाज को प्रदूषित करे, जिसमें कल को आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार या आपके सगे संबंधी या आपके मित्र ठीक से अच्छे जीवन को प्राप्त न कर सकें। तो निश्चित रूप से ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। तुल जी, आपको इसके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो जय घोष पर ऐसे चिंतन को हम बार बार लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि जीवन का जय घोष होना चाहिए। मनुष्यता का, मानवता का और श्रेष्ठता का हमारा जो लक्ष्य है वो हमें ज़रूर प्राप्त होना चाहिए। केवल जीवन भोग के लिए नहीं है और भोग के लिए नहीं है। मानव का जन्म किसी उद्देश्य के साथ हुआ है, और वो उद्देश्य प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना और बहुत गंभीरता से आपने चिंतन किया है। और अगर ये चिंतन आपको प्रभावित किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, और अगर आप रेडियो पे सुन रहे हैं, अगर आप हमारे ऐप पे सुन रहे हैं, तो आप उस पर भी अपने फीडबैक दें और दूसरों को भी लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा तक हम लोग पहुँचें, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ और भी सामग्री चाहते हैं तो हमें ज़रूर उस पोस्ट में लिखें, ताकि हम और ऐसे महानुभावों को, ऐसे विषयों को आपके बीच लेकर आएँ। दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय